क्या था उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ कोलकाता और उसके जो रीज़न है वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक दिन लेट आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें जिनको आज का मिल रहा है पेपर उनको भी कुछ मिल जाए, और जो लेटेस्ट पेपर जिनके पास एक्सेसिबल है उनको भी कुछ मिल जाए। एंड एनीवे ये डेली वीडियो बनाना वाज समथिंग दैट वाज नॉट इवन फीजिबल फॉर मी, तो आई डिसाइडेड कि अब मैं आपको 2 दिन का क्लब करके एक ही जगह पे बता दूंगा कि न्यूज़पेपर से आपको कौन कौन से पॉइंटर्स नोट करने हैं, क्या आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज लीगल न्यूज़ क्या क्या है। देखिए बार बार आप लोगों का कुछ कमेंट्स आता है कि सर लीगल न्यूज़ पे कब बनाइएगा वीडियो, तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं और गत से पढ़ते हैं तो उसी में आपको मेजॉरिटी ऑफ लीगल न्यूज़ गेट्स कवर्ड। एक दो जो आपको लीगल न्यूज़ नहीं आ पाता है पेपर में, उस पर कभी सेपरेट हम छोटा एक वीडियो बना दे, दैट वुड बी इनफ। लेकिन majority of the news will be covered by doing these two newspaper, and that is the Hindu as well as the Indian Express. So I will start with the latest one, that is of 21st March, और 21st March के मैं द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करता हूँ, फिर मैं आऊँगा द हिंदू पे क्लास में, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको द हिंदू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इट वुड बी बेटर कि मैं इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करूँ, सो दे गेट सम आइडिया कि इंडियन एक्सप्रेस से क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, और अगर वो मिस भी किए हैं तो अब वो जाके इंटरनेट पे इन टॉपिक्स को खोज के कर सकते हैं। और वाइस वर्सा, लाइक जब मैं हिंदू करूँगा तो जो लोग हिंदू नहीं पढ़ते हैं उनके लिए वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्या कुछ उसमें अलग तो नहीं है जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में कवर नहीं कर पाए, क्योंकि इस 2 न्यूज़पेपर को अगर आप मिला देते हैं तो इसके बाहर आपको कभी भी कोई टॉपिक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ और आ गया तो क्या होगा, बिकॉज मेजॉरिटी, आई मीन 99% ऑफ द न्यूज़ विल बी कवर्ड बाई दीज 2 न्यूज़पेपर्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको एक न्यूज़ मिलेगा जहाँ पे पुतिन ने सीरिया के जो नई सरकार है, जहाँ पे कू के बाद जो सरकार को संभाला है, जिसका आपको यहाँ नाम भी मिलेगा। सबसे पहले तो सीरिया में इससे पहले किसकी सरकार थी, तो प्रेसिडेंट बशर अल असद वहाँ पे किंग बन के बैठा हुआ था बहुत लंबे टाइम से, और एक तरीके से एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम चला रहा था। लेकिन उस रिजीम को धक्का लगा जब अहमद अल शहारा ने अपने एक मिलिशिया ग्रुप बना के और मिलिट्री के साथ मिल के उस बशर अल असद को देश से बाहर निकाल दिया। बेसिकली उसको वो फोर्स किए कि वो देश छोड़ के भाग जाए, और इसके बाद सीरिया जो है इन्हीं के कंट्रोल में है। तो पुतिन ने ऑफ़र किया है इस बंदे को, अहमद अल शरा, जो जिसका नाम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कि हमारा सपोर्ट आपके साथ है, हम आपको बैक कर रहे हैं, आप इंश्योर करिए कि सीरिया का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो उसकी बाउंड्री का रिस्पेक्ट है, वो बना रहे। एंड ये भी बोला कि रशिया आपको प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करेगी ऑन द होल रेंज ऑफ इशू, बहुत सारे इशू पे आपको प्रैक्टिकली हम लोग कोऑपरेट करेंगे। अब अगर आपको सीरिया का वो कू के बारे में नहीं आइडिया है तो ज़रूर से आप इसकी हिस्ट्री में जान लें कि सीरिया के साथ आखिर क्या हुआ था। मुश्किल से 3-4 महीने पहले की ये बात है, आप जब सर्च करेंगे आपको हर कुछ आइडिया उस पर लग जाएगा। इससे पहले प्रेसिडेंट वहाँ बशर अल असद थे, आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। और साथ में ये भी रशिया ने कहा है कि सीरिया के जो भी उनके पॉजिटिव और या फिर जो भी उनके डिमांड्स हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उसमें रशिया उनके साथ खड़ा रहेगा। सो दैट इज़ अ न्यूज़ विच even if it need not even if it need not go to your current affair notebook, but you should have some idea कि सीरिया के साथ क्या था स्टोरी। और एक चीज़ तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी कोई नई कंट्री आपको मिले, नई कंट्री इन द सेंस कि जो लोग नहीं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 11-12 के जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे, तो आप मेक श्योर करें कि आप उस कंट्री का 3 चीज़, एक तो उसका कैपिटल आप जान ले, वहीं पे सर्च करके लिख ले, एक छोटा नोट्स बना ले। दूसरा, आप उस कंट्री की करेंसी जान ले। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में ही याद करा दी जाती हैं, कोई ना कोई कंपटीशन की अगर आप तैयारी कभी भी किए होगे तो आपको याद होगा, बट फिर हम भूल जाते हैं, तो उसको रिविजन होता जाएगा। और तीसरा, आप जान ले कि उस कंट्री में अभी गवर्नमेंट कौन संभाल रहा है, कौन वहाँ पे प्रेसिडेंट है, कौन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको और थोड़ा एडवांस में जाना है तो ये भी जान ले कि ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट में, किस रीजन में आती है, दुनिया के किस खित्ते में आती है, किस एरिया में आती है। इतना अगर आप हर कंट्री का जानते रहेंगे और ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्री के बारे में लिखते रहेंगे तो इनिशियली आपको इट माइट बी बोरिंग, बट इवेंचुअली आप बहुत सारी कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। और करंट अफेयर में ऐसा एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, बीट क्लैट, बीट एलेट, कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दिस इज़ वन पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन हेड जब भी आप कोई भी नई कंट्री के बारे में देखिए। नया, अगेन समथिंग विच इज़ न्यू फॉर यू, जिसके बारे में आपने कभी नहीं रिसर्च किया या कभी आप उस रैबिट होल में नहीं गए हो ढूंढने कि भाई क्या है इस कंट्री के बारे में, कहाँ है ये कंट्री, इसकी बाउंड्री के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें।
इसराइल ने नॉर्थ गाज़ा ब्लॉकेड जो है वो वापस से शुरू कर दिया और फिर से एयर स्ट्राइक में 91 लोगों की जान गई है अक्रॉस गाज़ा इनक्लेव। इससे पहले कल का न्यूज़ में हमने देखा कैसे 400 लोगों की जान गई थी। और अब बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल जो है एज अ कंट्री का स्टैंड देख के यही लग रहा है कि दे आर ऑल आउट फॉर अ वॉर अगेन, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। सो बेसिकली जो 17 महीने से लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई वापस से रिज्यूम हो गई है और वो फुल फ्लेजेड रिजम्पशन आपको यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। If you know already about the situation, no worries. But if you don't, make sure that you understand each and everything about Israel and Palestine. If possible, I would make a video about it that as well. But make sure that you do your study. आपको इतना पता हो कि जो बेसिक्स हैं कि इसराइल का मेन कंटेंशन क्या है, पैलेस्टीन का मेन कंटेंशन क्या है, इनका हिस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है, अभी इसराइल की सरकार कौन चला रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन है, या फिर किस पार्टी से वो बिलोंग करता है, तो बेसिक वंस, उसका करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि उसकी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, कभी कभी ये सब क्वेश्चंस भी आपको करंट अफेयर में मिल जाते हैं। तो इतना अगर आप कर लोगे तो दैट वुड बी इनफ फ्रॉम दीज पर्टिकुलर न्यूज़। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो हाँ, अब आपको पता होगा कि यूक्रेन के और रशिया के बीच जो चल रहा है लड़ाई, उसमें यूएस एक चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो कैसे करके उस टेंशन को थोड़ा रिलीज़ करे। और नॉट जस्ट यूएस बल्कि यूके, फ्रांस, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो उस टेंशन को कम करना चाहते हैं। तो उसमें इतना ज़रूर हुआ है कि सीज़ फायर हुआ है जहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन और सिविलियन फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर अटैक को रोका गया है कुछ दिनों के लिए। और इसमें रशिया मान गया है कि हाँ ठीक है, वो ऐसी चीज़ों पे 30 दिन तक कुछ भी नहीं करेगा, 30 दिन का सीज़ फायर होगा। बट जेलेंस्की यहाँ पे जो यूक्रेन का आपको प्रेसिडेंट है, उसने ये भरोसा दिलाया है कि ये हमारा गोल नहीं था कि बस इतना ही सीज़ फायर हो, लिमिटेड सीज़ फायर हो। हमारा गोल था कि एक ब्रॉडर सीज़ फायर हो जहाँ पे हर तरीके का सीज़ फायर हम लोग एग्जिस्ट कराएं। बट इट इज़ गुड टू स्टार्ट विथ समथिंग, सो ही इज़ लाइक कन्फ्रंटिंग हिज कंट्री मैन कि हम लोग आगे चल के और बड़ा एक सीज़ फायर, ब्रॉडर सीज़ फायर को पाएंगे और यूएस के साथ मिलके हम लोग कमिटेड है कि इस काम को हम लोग बहुत जल्दी अचीव करेंगे। जी, यहाँ पे ट्रंप ने एक अलग सा बाण चला दिया है फिर से सारी चीज़ों को तहस नहस करने के लिए। और वो इस बार जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिस पे उसका अटैक हुआ है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ऐसे भी ट्रंप जब से आया है तब से बहुत सारे लोगों को इस डिपार्टमेंट से निकाल चुका है। और ये डिपार्टमेंट जो है वो एक एक्ट ऑफ कांग्रेस से बनी थी, मतलब कांग्रेस के जरिए इस एक्ट को पास किया गया था और 1979 में इसको बनाया गया था। लेकिन इस जब से ट्रंप की इस नई सरकार बनी है तब से बहुत सारे लोगों को इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो जॉब करते थे उनको यहाँ से निकाल के फेंक दिया गया। तो और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रंप एक ऐसा ऑर्डर पास करने वाला है जिसमें इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद होने का ये मतलब नहीं कि एजुकेशन रुक जाएगा, बस इसका मतलब इतना होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बेसिक काम है, जो फाउंडेशनल काम है, वो तो चलता रहेगा। बट जो डिपार्टमेंट उसके अराउंड बना दिया गया है, जहाँ कुछ लोग को बैठा दिया गया है, जहाँ वो लोग अपनी लिबरल आइडियाज़ को फैला रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रंप, तो वो उन लिबरल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक अटैक है कि नहीं, हम लोग इस लिबरल आइडियोलॉजी को अपने एजुकेशन सिस्टम में क्रीप इन नहीं करने दे सकते। तो ये अभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ इन पिक्चर, जो आगे चल के हो सकता है कंफर्म भी हो जाए। नवाज़ शरीफ साहब जो एक टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक जॉब ले लिया है अपनी ही बेटी के गवर्नमेंट में। और इनकी बेटी जो है वो कहाँ से गवर्नमेंट चलाती है, तो बेसिकली वो पाकिस्तान की कुछ नहीं है, बट पाकिस्तान में एक एरिया में उसका अपना, उसने इलेक्शन जीता है, तो वो उस एरिया की जो लाहौर है उस एरिया की वो कह सकते हैं आप चीफ मिनिस्टर है, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है। बट यहाँ पे उसने अपने बाबूजी को अपॉइंट किया है मरियम नवाज़, जो पंजाब की प्रोविंस है जिसमें लाहौर एक उसका बड़ा रीज़न है। तो मरियम नवाज़ के ये गवर्नमेंट में इन्होंने एक पोस्ट पाया है। अब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक यू टू नोट इट डाउन इन योर करंट अफेयर नोटबुक, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर मॉकिंग हिम अबाउट दिस कि पहले बड़े प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और आए थे वापस से यही सोच के कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बट क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो भी बनता है, वहाँ जो भी इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में बिठाया जाता है, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मिलिट्री के द्वारा ही होता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा होता है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इनका जो यंगर ब्रदर है शहबाज शरीफ, वो उनको परफेक्ट पपेट लगा, तो उन्होंने उसको चुना और उसको बिठा दिया है अभी वहाँ की सरकार में बना के। आपको पता हो कि वहाँ की सरकार जो है वो इमरान खान एक टाइम पे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो वहाँ पॉपुलर लीडर थे। बट क्योंकि वो पॉपुलर लीडर थे, मिलिट्री को उतना पसंद नहीं आया, मिलिट्री का कंट्रोल ख़त्म होने लगा, तो उन्होंने वापस से उनको जेल में डलवाया और अब ये सारा ड्रामा जो है वो चल रहा है। तो नॉट समथिंग दैट यू शुड नो, बट इफ़ यू नो, न्यूज़पेपर विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का आपको मिलेगा कोई न्यूज़ पीस। इसके आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना ही होगा। बट क्या है ये, तो सबसे पहले तो
ये हैप्पीनेस इंडेक्स है और इस हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको कहा जाता है, 2025 का है ये। फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री बन के उभरा है और ये लगातार 8वें साल ऐसा हुआ है। तो फिनलैंड जो है लगातार ही सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बन के उभरता है। ये नॉर्डिक कंट्री है, उसमें और भी नॉर्डिक कंट्रीज़ जो आपके टॉप लिस्ट में हैं। अब सबसे पहले कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वेल बींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब फिनलैंड के बाद कौन कौन रैंक में है, तो डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, ये टॉप 4 रैंक में यही 4 है। इंडिया का रैंक अगर देखें तो 126 कंट्री में 118वें कंट्री इंडिया 118वें रैंक पे अभी आ गया है, पहले 126वें रैंक पे जो हुआ करता था प्रीवियस ईयर। और लेकिन अभी भी वो बिलो है हैप्पीनेस इंडेक्स में, नेपाल से, पाकिस्तान से और यूक्रेन जैसी कंट्रीज से। और साथ में फ़लस्तीन से भी वो बिलो है इस सेंस में कि यहाँ के लोग कितने हैप्पी हैं। ये बड़ा ही स्ट्राइकिंग एक फैक्ट है। और फिर इन टर्म्स ऑफ कंट्री रैंकिंग फॉर 6 मेजर, अब 6 मेजर पे कंट्री की रैंकिंग होती है। हैप्पीनेस कैसे पता चलता है, तो 6 मेजर पे पता चलता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। पहला आपका है बेनेवोलेंस, कि आप कितने ज़्यादा उदार आदमी हैं, कितने ज़्यादा लोगों की भलाई में भलाई मानते हैं। और इसमें जो है हायर एट 57 फॉर हाउ पीपल डू डोनेटेड, लोग कितना डोनेशन में बिलीव करते हैं। फिर हाउ पीपल वॉलेंटियर, लोग कितना वॉलेंटियर वर्क करते हैं, फ्री का काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। स्ट्रेंजर को हेल्प करने में कितना आगे रहते हैं। और दूसरा, नेबर आपके वॉलेट कितनी बार रिटर्न करता है, या फिर स्ट्रेंजर और पुलिस ये कैसी है। तो इन सारी चीज़ों से जो है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करा जाता है। चाइना का पोजीशन जो है 68 पोजीशन है इस साल, पिछले साल वो 60th पे था, तो उसका रैंक गिरा है। इंडिया का रैंक सुधरा ज़रूर है, ऑलमोस्ट 8 रैंक से इंडिया का रैंक सुधरा है, बट अभी भी बहुत नीचे है अगर हम कंपेयर करें अपने आसपास की कंट्रीज से भी। तो पैलेस्टीन जो है वो 108वें रैंक पे है, तो दैट इज़ रिमार्केबल कि पैलेस्टीन में लोग आए दिन मर रहे हैं एयर स्ट्राइक से, बट स्टिल वो इंडिया से ऊपर है। और 103 था वो 2024 में, तो 108 जो 5 रैंक गिरा है उसका सीधा साधा कारण हो सकता है कि जो हालात अभी पैलेस्टीन का चल रहा है। इवन कि यूक्रेन जो अनदर वॉर टॉर्न कंट्री है, जिसमें वॉर की इतनी सारी आपको मसले देखने को मिल रहा है, वो भी आपको 111वें रैंक पे आया है, जो इंडिया से बेहतर है। अब कंट्री में कैसे ये रैंक करा जाता है, तो लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और उनके लाइफ से जुड़े सवालों के बेसिस पे ये करा जाता है। ये कैसे करती है, तो इसको एक एनालिटिक्स की फॉर्म है गैलप, और यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। और हैप्पीनेस का इनका डेफिनेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ और ग्रोथ, बट इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, कनेक्शन एंड नोइंग पीपल हैव योर बैक। दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ वाई द कंट्रीज आर रैंक दैट वे, जहाँ पे आपको सबसे टॉप में फिनलैंड दिखता है और डेनमार्क दिखता है और इंडिया कहीं 118वें रैंक पे दिखता है। फिर कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपको कोई करंट अफेयर का नोट नहीं है, बट पढ़िएगा ज़रूर पूरे को। और अगर कुछ और आपको अगर लिखना हो इससे करंट अफेयर के नोट के पॉइंट पे, तो यही जान लीजिए कि यूरोपियन कंट्री डोमिनेट करती है टॉप 20 रैंक को ऑलमोस्ट एवरी टाइम। और हमास और इसराइल के वॉर होने के बावजूद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन्होंने अच्छा किया है। और कोस्टा रिका और मैक्सिको पहली बार टॉप 10 में आए हैं। इस सब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट स्टिल अगर आप ज़्यादा पॉइंटर्स चाहते हो लिखना तो आप लिख सकते हो। बाकी मैक्सिमम पॉइंटर्स जो हैं वो शुरुआत में ही ख़त्म हो चुके हैं, तो दैट इज़ लाइक व्हाट ऑल यू नीड। सो अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अफगानिस्तान इज़ अगेन रैंक एज द अनहैप्पीएस्ट कंट्री। पाकिस्तान जहाँ आपको इंडिया से भी बेहतर है, वहाँ अफगानिस्तान आपको अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। और सियरा लियोन जो है आपको वेस्टर्न अफ्रीका में, वो सेकंड अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। तो अनहैप्पीएस्ट भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर अपने नोटबुक में आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में इस पेज पे आपको कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, बट ये एक बड़ा ही अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नमूना है। मैंने पूरा पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अगर आप पढ़ सके तो ज़रूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, बट उससे ज़्यादा आपको एक बड़े ही दिल को चोटने वाली स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि जहां हम लोग बोस्ट करते हैं कि इंडिया में टाइगर का नंबर बढ़ता जा रहा है, वहीं मात्र पिछले 3 सालों में 100 टाइगर्स को पोच करा गया है। 100 टाइगर्स मरे हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है वो पोचिंग माफिया के कारण मरे हैं, मतलब उनको पोच करा गया, उनको मारा गया उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए। तो इसका अभी पर्दाफाश हुआ है और इसमें जो प्राइम अक्यूज्ड है वो लोग पकड़े गए हैं। इवन जो किंग पिन है वो भी पकड़ा गया है। कुछ इस तरीके से रूट निकल के आया है। मोस्ट आई मीन वेरी मच अकिन टू अ मूवी। अगर इस पर कोई टीवी सीरीज़ बनना हो तो बड़ा आराम से बन सके। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ आर्टिकल में मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू रीड इट, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस बट जस्ट टू गेन दैट क्यूरियोसिटी। रीडिंग में मज़ा आना शुरू हो, उसके लिए पढ़ना है इसको। बट यहाँ कुछ है जो आपको मज़ा के लिए नहीं बल्कि लीगल के लिए पढ़ना होगा, और वो है
आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ एक सेक्शन को लेके एक्स जो है, ट्विटर जो पहले हुआ करता था, वो आपको कर्नाटका के कोर्ट में गया है। और वो कोर्ट में गया है यही बात उठाते हुए कि आईटी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको जो भी कंटेंट है उसको ब्लॉक करने के लिए। क्या इनका मेन कंटेंशन है वो सब हम लोग देखेंगे, बट प्राइमरली ये हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 79(3)(b ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को यूज़ करके ऐसे ही किसी भी मीडिया कंपनी को, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो इंटरमीडियरीज़ होते हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़, उनको एक नोटिस दे सकती है कि आप ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकती है कि आप किसी भी आईडी को या किसी के कंटेंट को ब्लॉक कर दो। तो ऐसा करना अकॉर्डिंग टू एक्स इट वुड बी लाइक पैरेलल एंड अनलॉफुल कंटेंट सेंसरशिप रिजीम, जहाँ पे हर कंटेंट को पहले सेंसर करा जाएगा तभी बाहर रिलीज़ करा जाएगा। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है किसी भी देश में, अगर हमें कुछ भी बोलने से पहले सरकार का परमिशन लेना पड़े, बट यही एक्स को लगता है कि ऐसा करने से हमें हर कुछ में सरकार का परमिशन लेना होगा और ये एक बहुत भारी सेंसरशिप का काम करेगा, जहाँ सरकार को जो भी पसंद नहीं आएगी वो उसको रोक देगा। फिर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, फ्रीडम ऑफ बिजनेस का क्या, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का क्या, बहुत सारी इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। और साथ में जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहयोग ऐप को लॉन्च किया है, सहयोग जिसके ज़रिए ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि ये कोअर्सिव एक्शन है, क्योंकि अगर हमारे ऐसे एम्प्लॉई जो नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं सहयोग को, उसके खिलाफ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोअर्सिव एक्शन ले रहे हैं, वो उनको डरा धमका रहे हैं या फिर वो उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो ये सब अकॉर्डिंग टू एक्ट्स इज़ नॉट जायज़, इज़ नॉट वैलिड, एंड दैट इज़ वाई दे हैव टुक दिस मैटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाट ऑल दे हैव टू से अबाउट इट दैट वी विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम, जब आगे इसका कंटिन्यूएशन आएगा। टिल दैट टाइम लेट्स सी व्हाट अदर न्यूज़ डू वी हैव। हाँ, ये आपके करंट अफेयर में डेफिनेटली जाना चाहिए। ये आज का तीसरा न्यूज़ हुआ जो आपके करंट अफेयर के लिए बता दिया मैंने 21 वाले में। क्या है ये, तो एम.एफ. हुसैन का आर्ट वर्क जो अभी ऑस्लो हॉस्पिटल में था वो इंडिया रिटर्न होगा, और रिकॉर्ड 118 करोड़ के लिए। इससे पहले इतना महंगा कोई भी इंडियन आर्टिस्ट का आर्ट वर्क नहीं बिका है। इससे पहले अमृता शेरगिल का एक स्टोरी टेलर आर्ट वर्क था जो आपको 7.4 मिलियन में बिका, लेकिन ये उसको भी पार कर चुका है, ये 118 करोड़ के लिए बिका है। अब इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे जो एम.एफ. हुसैन साहब हैं उनका ये पेंटिंग प्राइवेट कॉरिडोर ऑफ हॉस्पिटल इन नॉर्वे में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बंदे जो इसके ओनर थे उन्होंने इसको बेच दिया था। नॉट बेचा था इवन, कि वो अपने विल में लिख के चले गए थे इस हॉस्पिटल के लिए कि अगर मैं मरूँ तो ये उस हॉस्पिटल में जाके रख देना चाहिए। ये पेंटिंग जो है 1954 में एम.एफ. हुसैन साहब बनाए थे, और इसका कोई नाम उन्होंने नहीं दिया था, बट इसको ग्राम यात्रा कहा जाता है। क्यों ग्राम यात्रा? ग्राम इज़ विलेज, यात्रा मतलब द जर्नी। तो ये विलेज की एक पूरी जर्नी है जहाँ ये बताते हैं कि विलेज के अलग अलग शेड्स ऑफ लाइफ कैसे होते हैं, और उसी बारे में इन्होंने ये पेंटिंग करी थी। अब मार्च 19 को क्या हुआ, तो इसका ऑक्शन हुआ, और उस ऑक्शन में 13.7 मिलियन में इसको ख़रीदा गया। और ख़रीदा गया कहाँ पे, तो क्रिस्टी ऑक्शन में जो न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये जो ऑक्शन है वो पहली बार इंडिया का कोई आर्टवर्क था जो 100 करोड़ का मार्का पार किया है। तो किसने ख़रीदा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ख़रीदा जो है उसका नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस आदमी ने इस चीज़ को ख़रीदा है दैट इज़ किरण नादर, जो किरण नादर म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के चेयरपर्सन भी हैं। इन्होंने पिछला जो सबसे महंगा पेंटिंग था अमृता शेरगिल का, उसको भी इन्होंने ही 2023 में ख़रीदा था सैफरन आर्ट ऑक्शन में इंडिया में, और इस बार इन्होंने क्रिस्टी ऑक्शन में इसको न्यूयॉर्क में ख़रीदा है। और क्या इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो आपको ज़रूर से जानना चाहिए कि जो एम.एफ. हुसैन है उन्होंने इंडिया में रह के बहुत सारी पेंटिंग बनाई, बट फिर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जहाँ पे न्यूड देवी देवताओं को, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद उनको बहुत सारी मौत की थ्रेट मिलने लगे और फाइनली उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। और ये सारा कुछ आपको इस कंटिन्यूएशन जो है पेज 2 पे वो मिल जाएगा। तो द होल स्टोरी इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड समथिंग दैट यू शुड ऑल नो। दैट इज़ वाई आई अर्ज यू ऑल टू रीड दिस फुल्ली, एंड इससे जो मेन पॉइंटर्स है उसको आप करंट अफेयर के नोटबुक में लिखिए। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये पेंटिंग जब एम.एफ. हुसैन ने बेचा था तो मात्र 1400 रुपये में इन्होंने बेचा था, जिसका दाम आज 118 करोड़ है। तो समथिंग दैट वी शुड ऑल नो, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट अर्जिंग यू अगेन टू रीड दिस होल। इसका कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा पेज 2 पे, कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये तो एक्स वाले न्यूज़ का कंटिन्यूएशन है, और हुसैन साहब का जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे। तो 1915 में ये पैदा हुए थे पंधारपुर में, महाराष्ट्र में, और
ये इंडिया के सबसे वेल रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं। इनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है। 1947 में इन्होंने अपना एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट का ग्रुप इस्टेब्लिश किया था और फिर इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। इन्होंने इंडिया को खुद से ही छोड़ दिया, खुद को ही एग्जाइल में डाल दिया 2006 में। और इसलिए डाला क्योंकि एक दशक से उनको, लगभग 10 सालों से उनको, जो उन्होंने डिसीजन लिया था न्यूड इमेज ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस को बनाने का, उसके बाद उनको मल्टीपल डेथ थ्रेट मिल रहे थे। तो वो इस कारण से मेंटल पीस को खो चुके थे और इस कारण से उन्होंने फाइनली कतर का सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया 2010 में। और एज सुन एज ही लीव इंडिया 2011 में फिर उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए ये बड़ा ही आप कह सकते हो हार्ट टचिंग इशू है कि ये पेंटिंग वापस से इंडिया आ रहा है। इसीलिए डालमिया ने इसको डिस्क्राइब किया कि दिस इज़ ट्रू होम कमिंग फॉर हुसैन एंड द आर्ट वर्क, पैशनेट अबाउट एन इंडिया दैट वाज कमिंग इनटू बीइंग इन द 50s. Hussain wanted every Indian, from the man on the street to the well-heeled, to be recognized. Every Indian was an international for him, as is evident from this work. This sale has given him and his work the worth they deserve. So that's how the notion about this particular painting and it's coming back to India is. You should read it. You will get a lot of ideas from this particular news piece. करंट अफेयर पॉइंट के लिए बस इतना जान लीजिएगा कि कहाँ पैदा वगैरह हुए हैं, पेंटिंग का क्या नाम है, पेंटिंग कितने में बिका और किसने खरीदा, जो खरीदा उसका क्या नाम है। दैट्स ऑल शुड बी इनफ। हाँ जी, अब ब्राज़ील में होना है COP30, जो हमारा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 30th एडिशन है, वो आपको ब्राज़ील में होना है। और होने से पहले जो ब्राज़ील के अभी आपको प्रेसिडेंट हैं वो आंद्रे अराना कोरिया, वो इंडिया आए हुए हैं और न्यू दिल्ली में उन्होंने कुछ बात करी है अबाउट दैट क्लाइमेट डिसीजन। और जो मेन बात उन्होंने करा है वो ये है कि ये जो COP30 होगा उसमें हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इसको अब बस UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो UNFCCC है, उससे बांध के ना रखें, बल्कि हम लोग अब जो बाकी के फोरम हैं उनका भी सपोर्ट लेना शुरू करें। लाइक बाकी के फोरम, बाय दैट ही मेंट कि जो UN की बाकी एजेंसीज़ है जैसे IMF हो गया, या फिर आपको UN की बाकी जो मॉनेटरी एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की मदद लेना हमें शुरू करना होगा। इन्होंने ये भी बोला कि इवन दो अमेरिका ने पेरिस अग्रीमेंट से पीछे हट गया है वो, और इस कारण से एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि अगर अमेरिका पीछे हट सकता है तो धीरे धीरे सारी डेवलप्ड कंट्री पीछे हट जाएंगी। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज से जो लड़ाई है हमारा, क्या वो सही में कभी सफल हो भी पाएगा? और इसलिए इन्होंने कहा कि इवन दो अमेरिका नहीं है बट वी विल ट्राई कि हम लोग पूरी दुनिया को एक पिक्चर दिखाएं जहाँ पे हम उनको एक होप दे सकें कि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो सिचुएशन और वर्स होगा। और इसके बारे में जो करंट अफेयर नोटबुक में आपके जाने की चीज़ है वो बस इतना है कि COP30 UNFCCC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कब बना था ये पता होना चाहिए। पेरिस क्लाइमेट की बार बार बात होगी, पेरिस अग्रीमेंट की 2015 वाले, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया था। तीसरा कि बेलेम किस शहर में होगा ब्राज़ील में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कब होगा? नवंबर 10 से 21 में होगा। जब होगा तो हम लोग फिर से इस न्यूज़ को रिविजन करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अभी भी एक बार इस न्यूज़ को अपने नोटबुक में लिख लोगे, दैट वुड हेल्प यू। बिसाइड्स दैट, इफ़ यू वांट टू रीड इट यू शुड, बिकॉज ऑब्वियसली you'll get a new idea, you'll get a new argument to make whenever your chance comes. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको कुछ खास न्यूज़ नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि एक वाइफ जो वेल एजुकेटेड है और जिसको एक्सपीरियंस है जॉब का, वो घर नहीं बैठ सकती बस इस इरादे से कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा हस्बैंड से। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन 125 CRPC है, जिसके तहत आपको एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपनी हस्बैंड से, वो उसी के लिए है जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। बट जो है सक्षम, उसके लिए ये काम सही नहीं होगा कि वो घर बैठे जानबूझ के जॉब ना करे और फिर एक्सपेक्ट करे कि उसके हस्बैंड से उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये हाई कोर्ट ने कहा है। और ज़्यादा आपको इस बारे में कुछ नहीं जानना है, बस आगे अगर मान लो एक ऐसा पैसेज आता है तो यू वुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ओके समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट एंड कोर्ट डू हैव दिस काइंड ऑफ एन ओपिनियन, सो यू वुड बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द पैसेज एंड सॉल्व द क्वेश्चन। बट एनीवे आई वुड सजेस्ट कि रीड कर ही लेना, इस पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रीड कर लेना। यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने सारे सीनियर जो फील्ड मैनेजर है और बाकी के जो स्टाफ्स हैं उनको बोला है कि आप हर दिन एक बार रोड को विज़िट करो, रोड पे जाओ, चलो और देखो कि रोड पे कोई पॉट होल्स तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि इन्होंने इनको अलेज किया है, आरोपित किया है कि ये लोग ध्यान नहीं रखते और ये लोग देखते तक नहीं, इनको पता तक नहीं होता कि रोड पे पॉट होल्स है या नहीं है, फुटपाथ जो है वो टूटे हुए हैं या नहीं है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये कभी जाते भी नहीं उस एरिया में, तो इनको जाना चाहिए, इनको पता करना चाहिए कि कहाँ क्या हालात है।
तीस हजारी कोर्ट के बाहर की भीड़ से तंग आके एक वकील खुद ही अपनी केस लेके कोर्ट में चला गया और उसने बोला है कि जो तीस हजारी कोर्ट के आसपास में इतनी सारी इंक्रोचमेंट हो रखी हैं उसी कारण से इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है कोर्ट और लिटिगेंट के बीच, तो एक बार ये पढ़िएगा इफ़ यू हैव द टाइम, दो दिस इज़ नॉट समथिंग रेलेवेंट फॉर योर करंट अफेयर्स और even for that matter critical or English. Now moving ahead, you have this particular news which is important. Yeah, वो वही टाइगर ट्रेल है, आपको मैंने जो बोला था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाला. Make sure to read it. It will give you so many insight about it. I mean, I have marked so many passages here because every passage was impactful in the way that I got to know something that I was not really aware of. I thought that poaching has gone down or poaching has really stopped in India because you would not read everyday news related to it, but it's still happening. अब नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं. जैसे एक चीज़ जो इसमें सबसे स्ट्राइकिंग मुझे लगा था वो ये था कि जो पोचर्स है वो जनरली बहुत पुराने आई मीन उनके बाबूजी पोचर्स हैं, उनके ख़ानदान में ये चलता आया है, तो दे हैव सम यूनिक टेक्निक टू डू इट. और अब क्योंकि उनके पास मोबाइल है, उनके पास टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, तो वो इस सब का फ़ायदा उठा के बहुत ही आराम से अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रहे हैं और आराम से अपने गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को जो है जहाँ चाहे वो स्मगल भी कर रहे हैं. तो many more interesting point you will find if you read it yourself. We don't have that much liberty here कि हम लोग यहाँ बैठ के पूरा डिस्कस करें और टाइम here, but you guys have everything, so you could find out some time, any time you want to and read that. It's very interesting. यहाँ पे आपको स्लॉटर बैन पे एक आर्टिकल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल आर्टिकल है, जहाँ बताया कि कैसे एक केस के जरिए, जिस केस में आपको मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी जो है वो मेन लिटिगेंट बने थे, दो इनके साथ देश के 3000 और बुचर्स जो थे, जो कसाई होते थे, उन्होंने एक साथ एप्लीकेशन डाला था जिसमें लीड एप्लीकेंट बने थे मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी और स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ ये केस किए थे इस पॉइंट पे कि बिहार में एक कानून लाया गया था उस समय कि जितनी भी बुचर शॉप्स हैं जो गाय या फिर उससे जुड़े हुए जितनी भी एनिमल्स उनको बुचरिंग करती है उनको बैन लगा दिया जाए. और यहाँ पे कोर्ट ने बड़ा ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेते हुए, किसी भी रिलीजियस एंगल को इग्नोर करते हुए, रिलीजन के बेसिस पे इसको नहीं देखा बल्कि साइंटिफिक बेसिस पे देखते हुए, इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया कि ठीक है, हम उन मिल्च एनिमल को मरने का या फिर बुचरिंग की इजाज़त देंगे जो अननेसेसरी हो चुके हैं या फिर जो अननेसेसरी नहीं कहिए आप, उनको इनकैपेसिटेटेड हो चुके हैं, जिनसे अब कोई, जिसके यूज़फुलनेस नहीं है, जिससे अब कोई प्रॉफिट नहीं है, और वैसे एनिमल को आप बुचरिंग के लिए डाल सकते हैं. बट ये गवर्नमेंट के ऊपर होगा डिसाइड करना कि उस एनिमल में क्या आएगा, किस उम्र के बाद आप किसी मिल्च एनिमल को ऐसा कह पाओगे कि नाउ दिस इज़ केपेबल ऑफ बुचरिंग. बट कोर्ट ने ये पूरा का पूरा जो जजमेंट दिया वो इस बेसिस पे दिया कि व्हाट द इकोनॉमिक अबाउट इट, कि उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से हैं. ये उन्होंने नहीं सोचा कि इसमें रिलीजन क्या इन्वॉल्व है. और यही यहाँ पे लास्ट एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा है कि जहाँ पे कोर्ट ने ये जजमेंट देते हुए बोला कि वी आर हाउएवर हैप्पी टू नोट दैट द राइवल कंटेंशन ऑफ पार्टीज टू दिस प्रोसीडिंग हैव बीन अर्ज्ड बिफोर अस without importing into them the heat of communal passion and in a rational and objective way. कि कोर्ट काफ़ी खुश है इस बात से कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में, वो जो इस कानून को लाना चाहते हैं और वो जो इसकी खिलाफत में, उन्होंने हमारे सामने अपनी बात को बहुत ही अच्छे से कहा. बट उन्होंने उस बात में कहीं से भी कम्युनल पैशन को नहीं घुसाया, कहीं से भी रिलीजियस एंगल नहीं दिया उसका. बड़े ही रैशनल अंदाज में, प्रैक्टिकल अंदाज में, बड़े ही रीजनेबल मैनर में और ऑब्जेक्टिव मैनर में उन्होंने अपनी बात कही. और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का मसला है तो वैसी बात ही उनको करनी चाहिए थी जो उन्होंने करी. तो ये बताता है कि कैसे उस समय जो जो CJI हमारे चीफ जस्टिस उस समय के थे, दास साहब, वो कितने खुश थे बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देयर कि इवन दो वी आर डिसाइडिंग ऑन सच ए इशू दैट इज सो हार्ट एंड कोर टू द कंट्रीज पीपल हियर, बट स्टिल पीपल आर एबल टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी और मेंटेन दैट lack of religious angle in everything, and were able to put their point in an impassionate manner. So that was also appreciated by the Chief Justice here. But apart from that, you will get an idea कि कैसे ये पूरा का पूरा रूलिंग आया. दो इवेंचुअली ये हुआ ज़रूर कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात वर्चुअली उसमें अब एक तरीके से अपहेल्ड कर दिया कि नियर टोटल बैन जो है काउ स्लॉटर पे लग सकता है, इसलिए काउ स्लॉटर पे टोटल बैन है. हाँ, बफ स्लॉटरिंग जो होती है, बफेलो स्लॉटरिंग जो होती है या फिर शीप स्लॉटरिंग जो होती है वो सब अलाउड है, बट काउ स्लॉटर अल्टीमेटली
अल्टीमेटली बंद हो गया इंडिया में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी बंद होने की जो शुरुआत हुई थी वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ था, रादर देन इकोनॉमी के बेसिस पे हुआ था। जिस इकोनॉमी के पॉइंट पे ये भी बताया गया था कि कैसे इंडिया में बहुत बड़ा सप्लाई शॉर्टेज है मिल्क का, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, और इसीलिए अगर काऊ को हम लोग इस तरीके से या फिर मिल्क एनिमल को अगर हम लोग बुचरिंग करने के लिए अलाउ करने लगे तो हो सकता है देश में जितने लोगों को मिल्क की ज़रूरत है वो मिल्क ना मिले। दैट इज़ वन गुड पॉइंट टू थिंक अबाउट एंड सच अ रैशनल पॉइंट टू थिंक अबाउट रादर देन इम्पोर्टिंग कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर इसमें हमारा रिलीजियस एंगल क्या है। एनीवे, मूविंग अहेड, यू हैव नो नॉट एनी सिग्निफिकेंट न्यूज़ हियर। हाँ, ये एक पॉडकास्ट हुआ है, मैं चाहूँगा आप लोग मोदी जी का अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो ये सुने। लेक्स फ्रीडमैन के साथ इनका एक पॉडकास्ट हुआ है। दिस पर्सन आई गॉट टू नो विथ आई मीन JRE, जो रोगन पॉडकास्ट एक्सपीरियंस जो होता है, उसमें लेक्स फ्रीडमैन वॉज अ रेगुलर फीचर एंड आई वॉज रियली सरप्राइज जब मोदी जी का इसके साथ इंटरव्यू हुआ था। ही पोस्टेड अबाउट इट ऑन हिज इंस्टाग्राम अ लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड इट गेव मी और इट provided me with a lot of new pointers about Modi ji, about my perception has changed a bit because this conversation really is interesting. So you should all watch it if you can. Then एक प्रीस्ट ने उत्तराखंड में दलित कपल को टेम्पल में घुसने से मना कर दिया, तो अब उसके खिलाफ जो है केस हो गई है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट के जरिए उस पंडित के खिलाफ केस दर्ज हो गई है और अब उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। नॉट समथिंग दैट यू शुड राइट इन योर नोटबुक, बट जस्ट अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट आखिर है क्या, और अगर ये है कुछ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन हैं, कौन कौन सी चीज़ों को क्राइम बनाया गया है। हाँ जी, अब इस पेज पे, पेज नंबर 12 पे एक बड़ा ही अटपटा सा हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट या फिर ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ पजामाज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड रेप चार्ज। रेप चार्ज तो नहीं होल्ड होगा, बट अटेम्प्ट टू रेप वुड can be made in this, but the court said कि no, it would only be assaulting or abusing with an intent to disrobe or compel her to be naked। ये एक प्रोविज़न है जो नया डाला गया था हमारे IPC में, बाद में डाला गया था आफ्टर द 2013 अमेंडमेंट, और इस प्रोविज़न में हमने कैटेगराइजेशन कर दिया था कि स्टॉकिंग क्या है, वॉयरिज्म क्या है, या सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, और फिर डिसरोबिंग क्या है। तो क्योंकि डिसरोबिंग एक पर्टिकुलर क्राइम है और डिसरोबिंग का मतलब ये होता है किसी भी लड़की के कपड़े उतारना, तो जब अगर कोई ऐसा करता है तो वो सिंपली उस पर्टिकुलर सेक्शन में चला जाएगा, ना कि वो रेप में जाएगा। रेप के लिए वी ऑल नो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू एंड देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ पेनिट्रेशन। तो जब तक रेप के लिए पेनिट्रेशन नहीं है तब तक रेप के चार्ज बनेंगे नहीं। But anyway, this case is something that will give you a lot of detail about how rape cases functions or what are the main details about it. Also, the connection between rape, I mean IPC and POCSO, rape under IPC and POCSO. तो if you want, you could read it, but इसमें उतना आपको legal based point नहीं मिलेगा जिस पे question बने, but you would be able to know कि what was the main argument of the court while holding this, that it would not be sufficient to hold the rape charges. बाकी इस पे भी कुछ नहीं है। ट्रंप ने अगेन बोला कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडिया पे वो तो लगेगा अप्रैल 2 से। तो वो अपनी बात को लेके बिल्कुल अडिग है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाएंगे, जितना इंडिया टैरिफ लेगा उतना ही हम भी टैरिफ लेंगे। आई थिंक इस बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं दे रहे। टोल प्लाज़ा से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अगर टोल प्लाज़ा पे किसी का गलत कटता है पैसा तो उसके रिफ़ंड, और ऐसे 12.55 लाख केसेस आ चुके हैं जिसमें टोल प्लाज़ा या टोल डिडक्शन जो है वो गलत तौर पे हुआ है। तो ये बड़ा ही एक अगेन वियर्ड सा सिचुएशन है जहाँ पे कोई टोल पे जा भी नहीं रहा या कोई रोड को यूज़ भी नहीं कर रहा, तब भी उसका टोल डिडक्शन हो रहा है और उसमें पेमेंट वापस होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यही है कि आखिर इतने केसेस अगर होते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। क्या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें इसके एम्प्लॉयज़ पे, क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें सरकार पे? आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अगर इतने सारे केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बाकी इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है, तो आई एम लिविंग एवरी अदर थिंग ऑन पेज नंबर। इस पे तो बस एड्स हैं। राजस्थान के कोचिंग सेंटर बिल की बात हमने 20th वाले पेपर में किया था, नॉट ऑन द वीडियो, बट जो स्टूडेंट क्लास करते हैं उनको पता होगा।
तो आज उसी के बारे में बताया गया कि इसको क्रिटिसाइज़ क्यों करा जा रहा है। पहले तो क्योंकि कुछ गाइडलाइंस को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं जो पहले दिया गया था कि क्या होना चाहिए कानून में, क्या नहीं होना चाहिए। साथ में कुछ और भी बातें हैं जिस पे इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इफ़ यू गाइज हैव दैट मच टाइम, डू गिव इट अ रीड एज वेल। दो आपके वो नोटबुक में जाने लायक कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ नोटबुक में जाने लायक कुछ है, और ये करंट अफेयर नहीं बल्कि जीके सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब पूरे देश में चल रहा है, तो औरंगजेब कब से कब तक रूल किया, कब उसकी मौत हुई, कहाँ पे उसको बरियल करा गया, कहाँ पे उसको दफनाया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो, किस स्टेट में है वो, ये सारा कुछ आप लोग ध्यान से देख लेंगे। साथ में औरंगजेब के साथ साथ उसके जो बाकी मुग़ल एम्परर्स थे, जैसे बाबर हो गया, अकबर हो गया, तो इन लोगों का कहाँ कहाँ टूम्ब है, इन लोगों का कहाँ कहाँ बरियल प्लेस है, उस बारे में भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप इससे एक जीके का पॉइंटर्स बना लेंगे। लास्ट वाला पैराग्राफ मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो बीच में ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप अपना 5 से 10 पॉइंटर्स जो है वो बना लेंगे, एंड दैट वुड बी इनफ टू बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू औरंगजेब। मूविंग अहेड वी हैव, हाँ जी, अब आईपीएल के रूल चेंज हो गए हैं। सलाइवा बैन जो लगा था वो रिमूव हो गया। कोविड-19 के कारण इसको लगाया गया था, बट अब वो हटा दिया गया है। और साथ में एक और बड़ा चेंज हुआ है कि सेकंड इनिंग्स जो होंगी उसमें 2 बॉल्स भी आपको आ सकते हैं। 2 वो अंपायर के डिस्क्रिशन पे होगा, बट अगर अंपायर चाहे तो 11th ओवर ऑफ द चेज़ में वो दूसरे बॉल को अलाउ कर सकता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बॉल कंट्रोल में नहीं रहता, बॉल जो है ग्रिप नहीं अच्छे से होता है उस कारण से, और बल्ले पे भी बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत सारा रीज़न है जिस कारण से इस सेकंड बॉल को जो इंट्रोड्यूस करा गया। दो सेकंड बॉल जो होगा बिल्कुल नया नहीं होगा, वो भी स्कफ्ड अप बॉल होगा, बट वो सूखा बॉल होगा, कम से कम ड्राई बॉल होगा, जिसको जो बॉलर्स हैं वो होल्ड कर सके सही से। अब अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो ज़रूर पढ़िएगा, बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि मोहम्मद शामी थे जिन्होंने अपील किया था आईसीसी से कि इस बैन को लिफ्ट कर दिया जाए, इस बैन को हटा दिया जाए। बाकी इसमें से भी कुछ खास आपको ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये करंट अफेयर नोट्स में आपका डेफिनेटली जाना चाहिए। इसको आप इंटरनेशनल में भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग सा बना चुके हो सेक्शन तो उसमें भी लिख सकते हो। क्या हुआ है मेनली इसमें, तो फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन और स्विमर जो है जिम्बाब्वे से क्रिस्टी कोवेंट्री, उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये ग्रीस में हुआ, ऑन थर्सडे हुआ, और इनको 49 वोट्स मिले आउट ऑफ 97, तो बड़े मार्जिन से जीती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओलंपिक कमेटी है उसका 130 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब कोई महिला बनी है, एंड एन अफ्रीकन हैज़ बिन इलेक्टेड टू द ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो ये महिला भी है, अफ्रीकन भी है, ये इस बात को और ज़्यादा गहरा करता है। साथ में अभी जो आपको आईओसी के प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैक, जो अब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, और उसके बाद फाइनली क्रिस्टी कोवेंट्री जो है उस जगह को संभालेगी। उनको स्विमिंग में 2 मेडल मिल चुका है, लगातार 2 ओलंपिक में उन्होंने बैक टू बैक गोल्ड मेडल निकाला था, 2000 और 2004 में, 2004 और 2008 में। और इसमें अगर और कुछ आपको याद रखने जैसा पॉइंट है तो बस इतना है कि इंडिया भी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिडिंग में कूद गया है। वो चाह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो, और साथ में 2036 में इंडिया ओलंपिक को इंडिया में करवाने के लिए पूरी तरह से जोड़ो शोड़ो लगा रहा है। तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल होगा क्रिस्टी कोवेंट्री का, क्योंकि अब उन्हीं के हाथ में यह डिसीजन होगा कि कहाँ होता है नहीं होता है। शी विल बी अ बिग पार्टी टू ऑल ऑफ दैट। Now moving ahead, no, there is no moving ahead. So that was the last page. That was all about March 21st. Let me see if we have something new in the Hindu. So the Hindu में अगर आप आइएगा तो फिर वही पे सेम न्यूज़ है। मैं बस टिक लगाता चल रहा हूँ, अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहले पेज पे बस एक आपको मिलेगा वो एक्स वाला, दूसरे पेज पे वही आपको हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, एजुकेटेड वाइफ घर पे नहीं बैठ सकती हैं जानबूझ के जस्ट बिकॉज कि उनको मेंटेनेंस मिले, वो वाला। तीसरा आपको आगे आप बढ़ते जाओगे तो मिलेगा इस पेज पे, दिस पेज इज़ व्हाट 6 नंबर पेज पे, जो आपको मिस वर्ल्ड 2025, अब इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में कुछ नहीं था बट यहाँ है कि मिस वर्ल्ड 2025 जो तेलंगाना में होना है, 54 करोड़ का उसका बजट है, और वो स्टेट गवर्नमेंट और मिस वर्ल्ड लिमिटेड जो है वो दोनों मिलकर उस खर्चा को करेंगे। तेलंगाना ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार हो रहा है। ये 72nd एडिशन होगा मिस वर्ल्ड का, 72वीं बार हो रहा होगा मिस वर्ल्ड। मई 7 से 31 तक में ये होगा, और 140 कंट्री से जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल कॉस्ट आपको बता दिया मैंने, बाकी 27 करोड़ जो है वो तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी का जो 27 करोड़ है वो करेंगी जो मिस वर्ल्ड लिमिटेड है, जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कराती है वो करेंगे। फिर आगे जी, द चैलेंजेस ऑफ पॉलिसिंग डिजिटल जायंट्स, कि इंडिया में भी या फिर बाकी दुनिया में भी गूगल या फिर मेटा का जो ये बढ़ता रूप है, जहाँ पे वो डेटा कलेक्टर सबसे बड़े हो गए, जहाँ पे उनके पास सबसे ज़्यादा डेटा है,
उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ है जो कानून बनाने की कोशिश में है, बट कुछ उसका निदान नहीं हो पा रहा है। और इस कारण से ये आर्टिकल उसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है या फिर इस चीज़ को एनालाइज करता है कि व्हाट कुड बी डन अबाउट देम, व्हाट आर द वेज दैट वी कुड डील विद इट, क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्या इंडिया के लॉज में हमें परिवर्तन की ज़रूरत है, जो एरा है डेटा का उस डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे मेटा या गूगल जैसी कंपनी अपने इस डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके मार्केट में अनड्यू फेवर ले सकती है, अनड्यू एडवांटेज ले सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी जो शायद आपके लिए पहली बार आपने सुना होगा, बट अगेन इफ़ यू गिव इट अ रीड इट विल टेक सम टाइम, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट यू विल गेन अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको इसमें हो सकता है सेफ हार्बर प्रोविज़न के बारे में पता चले, आपको इसमें हो सकता है इंडिया के आईटी लॉज के बारे में पता चले, आपको यूरोपियन यूनियन का जो जीडीपीआर है या फिर जो उनका डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है उसके बारे में पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे इंडिया को भी इनके जीडीपीआर के जो डेटा प्रोटेक्शन का जो यूरोपियन का लॉ है उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ हमारे लॉ में बदलाव होनी चाहिए, और कैसे ये गूगल और मेटा का प्रॉब्लम जो है बस इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यूएस का, चाइना का, नॉट चाइना का उस तौर पे बट चाइना का भी, यूके का, ये सारे कंट्रीज़ का प्रॉब्लम उभर के आ रहा है। बाकी आगे आपको कुछ खास नहीं है तो मैं बस बढ़ता जा रहा हूँ आगे आपको। हाँ देखिए यह हैबिचुअल ऑफेंडर लॉज जो है वो कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है उस बारे में यहाँ पे एक आर्टिकल है। अब इंडिया में ये लॉज की बहुत पुरानी जेनेसिस है। ब्रिटिशर्स ने ही किया था कि वो कुछ ग्रुप्स को ऐसा कह देती थी कि ये लोग लगातार क्राइम करते हैं या कुछ टाइप के क्राइम्स करते हैं, और उनको उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा लॉज जो है वो किसी के खिलाफ भी उनके फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। और जब ये उन्होंने पार्लियामेंट से ये बात पूछा कि कितने स्टेट में अभी भी ऐसा नोटिफिकेशन होता है या फिर ऐसे डीनोटिफाइड ट्राइब बनाए जाते हैं, तो उनको ये पता चला कि 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ऐसे कानून आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कुछ स्टेट्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अब बहुत डिफरेंटली होता है, या कुछ स्टेट है जो कह रहे हैं कि हम लोग इस कानून को हटाने की गुरेज में हैं बट अभी तक हटा नहीं पाए हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा, बट नथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपके नोटबुक में जाना चाहिए, बस अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द डे क्या है भाई? तो वर्ड ऑफ द डे है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब है एक ऐसा फोरबूडिंग हो जाना, एक ऐसा फोर शैडो हो जाना, या पहले से किसी चीज़ को फोरसी कर लेना। इसके बहुत सारे आपको सिनोनिम्स है। ओमेन आपने सुना होगा, या बोर्ड, फोरकास्ट आपने सुना होगा, ये सब एक ही टाइप के वर्ड है। प्रीसेज भी वैसा ही वर्ड है, और प्रीफिगर या फिर पोर्टेंड, ये सब का मतलब एक ही है, बट इट्स इंटरेस्टिंग वर्ड, तो यू शुड नो। ऐसे हर दिन आपको द हिंदू में एक वर्ड मिलता है, मेक श्योर करें कि कम से कम उस वर्ड को तो ज़रूर से देखें। बाकी अगले पेज पे भी कुछ खास नहीं है, सो आई एम लीविंग इट, नो नथिंग। हाँ जी, यूएस फर्म जो है इली लिली, उसने अनवील किया एक नया ड्रग ओबेसिटी के लिए, और बड़ा ही पॉपुलर ड्रग हो गया है, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कम से कम इतना इन्फॉर्मेशन जरूर अपने करंट अफेयर में लिखना। इसका नाम यहाँ पे मोनजारो लिखा गया है। ये जो ड्रग है उसका अगर आपको कंपोनेंट पढ़ना हो तो इसको टाइडजेपेटाइड कहते हैं, टिडजेपेटाइड। और ये एक ऐसा नया ड्रग है जो डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है, और इससे बहुत जल्दी और ज़्यादा सिग्निफिकेंट तौर पे लोगों को ओबेसिटी में कमी देखने को मिली है, अपने मोटापे में कमी देखने को मिली है। बट एक ही चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगा कि ऐसे ड्रग्स भी जो है वो तभी तक काम करते हैं जब तक आदमी यूज़ करता रहे। ये भी पाया गया कि जब इस ड्रग को यूज़ करना लोगों ने छोड़ दिया तो 88% ऑफ देम रीगेन्ड दैट वेट। जो वेट उन्होंने खोया था वो वेट वो लोग वापस से पा लेते हैं। तो ये तब तक जब तक यूज़ करें तब तक काम करने वाली चीज़ है। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा हल्ला हो रहा था, तो ये करंट अफेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। मेक श्योर कि आप इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपने पॉइंटर्स में लिख लें। बाकी आपको इस पेज पे भी कुछ खास नहीं मिलता है, तो आई एम लिविंग एवरीथिंग हियर एज वेल। स्पोर्ट्स वाले पे डू वी हैव समथिंग? नो, या सो दैट्स ऑल फॉर 21 मार्च। नाउ फॉर दोस्त जो 20 मार्च के लिए यहाँ वीडियो देख रहे थे, उनको भी मैं बता दूं कि 20 मार्च का कौन कौन सा न्यूज़ है। सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि जो रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है जर्नलिज्म के लिए, वो कितने लोगों को दिया गया, या फिर उसका हिस्ट्री क्या है, रामनाथ गोयनका कौन थे, इंडियन एक्सप्रेस का क्या है इसमें रोल, या फिर कौन देता है ये अवार्ड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारा कुछ जो है बेसिक्स वो आपको पता होना चाहिए। क्या आप बैठोगे याद करने सारे विनर्स को? तो नहीं, मुश्किल से इफ़ यू इवन वांट, आप हिंदी में मृदुलिका झा को मिला, ऐसा एक दो का नाम आप चाहो तो पढ़ लेना, बट आई डोंट थिंक, और आई डोंट थिंक एक्चुअली कि दे विल आस्क यू दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। हाँ, दे माइट आस्क यू कि रामनाथ गोयनका के बारे में बताओ, या फिर कौन देता है अवार्ड ये बताओ, या फिर कि
रामनाथ गोयनका कौन थे, कहाँ से थे वो, कहाँ से बिलोंग करते थे, किस न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की। तो ये सब चीज़ें जो आपको बेसिक्स वो पता होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने फाइनली जो प्रोटेस्ट का साइड था फार्मर्स का वो ख़त्म कर दिया, वो हटा दिया उनको ज़बरदस्ती, और जो उनके लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया। किसान मजदूर मोर्चा के लीडर जो सरवन सिंह पंढेर थे उनको अरेस्ट कर लिया, और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल लीडर जगजीत सिंह दालेवाल जो 50 दिन से ऊपर फास्ट पे गए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और कहा जा रहा है कि ये अरेस्ट जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी जो बाईपोल इलेक्शन आने वाला है उनमें उनको कुछ नुकसान होना पड़ सकता है, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा था। उनका जो ट्रेड था, टू एंड फ्रो था सामान का, वो रुक गया था क्योंकि रोड ब्लॉक हो रखा था। और दूसरा ऐसे लोग मतलब इस प्रोटेस्ट से दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो था कि बहुत सारे बिजनेस ओरिएंटेड लोग और बहुत सारे जो लोकल पीपल है उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर ये लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करते हैं। तो रोड ब्लॉकेट वाज वन रीज़न, ट्रेडर्स इंटरेस्ट वाज अनदर रीज़न, एंड फाइनली ऑल दोज रीज़न accumulated and that led the current आम आदमी पार्टी सरकार in Punjab to remove the farmers from the protest site. वन थिंग इज़ वेरी रेलिवेंट हियर कि अभी तक जो बातें हुई हैं फार्मर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इनकन्क्लूसिव है, उसमें कुछ भी अभी तक फाइनल निदान नहीं आया है, कोई भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी अग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो फार्मर्स जो कंटेंशन था वो अभी भी वहीं का वहीं है, दो उनके प्रोटेस्ट को ज़बरदस्ती हटा दिया गया। बाकी आगे आपको 20th वाले न्यूज़पेपर में इफ़ देयर इज़ एनी इम्पॉर्टेंट थिंग लेट मी चेक, but I don't think there is something that should go in your current affair notebook, but still let us just go through it all. Yeah, so I think I have covered most of them in the classroom when we discussed the Hindu. So I don't think you should go back to 20th का newspaper. Just stick to the 21st, उसको अच्छे से करिए, and then we'll talk about 22nd and 23rd on 23rd, because I'll take a day break between the videos. I'll give you some time to analyze it and do the paper properly. Remember, पहले मैं notes बना के आपको भेजता था, but that was not what I would like you to do. I showed you the way, I told you कि how to do it. Now you have the paper. I have told you कि कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है. जस्ट आप उनको पढ़ो, उनसे नोट्स बनाओ, दैट शुड हेल्प यू अ लॉट. और अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, अपने एंगल से नोट्स बनाओगे तो दैट विल ऑलवेज स्टिक टू यू, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा रादर देन किसी और के नोट्स पे बिलीव करने के. सो गो फॉर द प्राइमरी सोर्स. द प्राइमरी सोर्स हियर इज़ द न्यूज़पेपर. दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. थैंक यू फॉर आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज इस पेपर में और कुछ खास मुझे मिल नहीं रहा, तो वी कैन लाइक कॉल इट अ क्विट and we'll meet again on 23rd. Till then, take care guys, and bye bye. I hope you all stay good, stay happy, and take care of yourself. I'm just scrolling through the newspaper if I get a news, but no, there isn't any. So yeah, bye bye. Final bye bye.